तो हम जो था रिसोर्स ज्योग्राफी के अंदर 3-4 टॉपिक्स हमारे हो चुके थे। इसकी जो स्टार्टिंग हमने की थी डेफिनेशन से, स्कोप से, नेचर से, वो सारी चीजें हमने की थी। उसके बाद हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज किए थे, फिर उसके बाद हमने वाटर रिसोर्सेज किए थे। उसके बाद हमारा चल रहा था सॉइल रिसोर्स यानी कि मृदा संसाधन। अब इसकी हमने काफी चर्चा कर ली थी मृदा संसाधन की, कि सॉइल क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, और इसके जो ये कैसे बनती है। सॉइल की जो हमने बात की थी कि ये बनती कैसे है, उसके बारे में बात की थी हमने, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि इसके जो सॉइल को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी कि मृदा किन किन कारकों से प्रभावित होती है, उन कारकों की हमने बात की थी। तो उसके अंदर हमने काफी सारे जो कारक थे, उन कारकों के बारे में चर्चा की थी कि सर ये कौन कौन से कारक मृदा को प्रभावित करते हैं। जैसे वनस्पति थी, वेजिटेशन थी, इसके अंदर क्लाइमेट थी हमारे, और रिलीफ फीचर्स थे, अक्षांश दिशांश, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सारी हमने उस दिन बात की थी। फिर उसके बाद हमने कारक जो इसके प्रभावित करने वाले कारक थे, उसके बाद हमने बात की थी मृदा परिस्थिति, यानी कि सॉइल प्रोफाइल की हमने बात की थी। तो सॉइल प्रोफाइल ये थी आपकी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम पर्पज से है। तो सॉइल प्रोफाइल के अंदर हमने जो बातचीत की थी, उसमें हमने इसके लेयर्स की बात की थी कि मृदा परिस्थितिका क्या होती है, कि सॉइल की जो मृदा की जो लेयर्स है, परतें हैं, उन परतों को मिलाकर क्या कहा जाता है, मृदा परिस्थितिका। जैसे हम किसी पहाड़ी क्षेत्र है उसको लेते हैं, उस पहाड़ी क्षेत्र को बिल्कुल आड़ा काट दिया जाए तो हमें उसमें बहुत सारी लेयर्स दिखाई देगी। तो वो लेयर्स जो दिखाई देती है वो कहलाती है प्रोफाइल। तो वही सॉइल के अंदर है कि अगर सॉइल को खड़ा काट दिया जाए और फिर उसकी जो लेयर्स को देखा जाए तो वो कहलाती है मृदा परिस्थितिका, यानी कि सॉइल प्रोफाइल। इसके हमने अंदर बात की थी कि हमें दो प्रकार के जो लेयर्स के अंदर मिक्सअप मिलेंगे, एक तो जैविक बायोटिक मिलेंगे, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जीव जंतुओं की और वनस्पति की, वेजिटेशन की, और दूसरा हमने बात की थी कि खनिज संसाधन भी इसके अंदर लेयर्स के रूप में मिलेंगे। अब इन जैविक और बायोटिक और जो मिनरल्स की बात की थी, इनके आधार पर हमने इसे कुछ भागों में डिवाइड किया था, जिसमें हमने बात किया था ओ लेयर्स की बात की थी हमने, और फिर ए बी और सी लेयर्स की बात की थी। ओ लेयर है वो सबसे ऊपर पाई जाती है। तो ओ लेयर के अंदर हमने ओ लेयर के अंदर क्या था कि ओ लेयर के अंदर जो है वनस्पति यानी कि जैविक बायोटिक जो जीव जंतु है, यानी कि वेजिटेशन आपके, और जीव जंतुओं के जो अस्थि पंजर है वो सारे उसके अंदर मिलेंगे। वो था हमारे जैविक संस्तर के अंदर। फिर हमने बात की थी खनिज संस्तर के अंदर 3 आते हैं, ए बी और सी। इनको भी 3-3 भागों में डिवाइड किया गया, A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस तरीके से। ठीक है, तो ये खनिज जो खनिज पाए जाएंगे वो ओवन लेयर के नीचे पाए जाएंगे, लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बाद में पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में हमने बात कर चुके थे इस प्रोफाइल के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी मृदा का वर्गीकरण और वितरण। तो एक वैज्ञानिक थे, दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया और इस सॉइल के बारे में बताया कि पर्यावरण कैसे सॉइल्स को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे जो बेसिक जो आपके क्वेश्चन आता है, तो मृदा प्रोफाइल का, यानी कि सॉइल प्रोफाइल का, मृदा परिस्थितिका का। दूसरा है आपकी मृदा के प्रकार। देखिए ये प्रकार आपको ध्यान से समझने, अगर प्रकार आपको समझ में आ रहे हैं तो बहुत आराम से मृदा को समझ जाओगे। क्योंकि हमारे जो वर्गीकरण है मृदा का वो है फॉरेन वर्गीकरण, यानी कि बाहरी जो विद्वान है, जो भूगोलवेत्ता है, उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिए, उनके हिसाब से हमें ध्यान रखना होगा। जो हम मृदा का जो वर्गीकरण है इंडिया के रूप में, वो थर्ड ईयर में आएगा, आपके सेकंड ईयर में आपको फॉरेन ट्रेंड के हिसाब से वो चलेगा। तो हम बात करते हैं मृदा के प्रकार। देखिए मृदा के जो प्रकार की बात करें तो सबसे पहले 1938 में जो संयुक्त राज्य कृषि विभाग ने विस्तृत अध्ययन कर संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली मृदाओं को 3 वर्गों में विभक्त किया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया मृदा का 1938 के अंदर किया। ठीक है, वो 3 वर्गीकरण कौन से हैं ये हमें समझ लेंगे। इनके आधार पर ही उन्होंने सारी मृदाओं का वर्गीकरण किया। तो पहली हम बात करते हैं क्षेत्रीय या कटिबंधीय मृदाएं। ठीक है, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से। फिर दूसरा हम बात करते हैं अंतर क्षेत्रीय या अंतर कटिबंधीय मृदाएं, यानी कि जो हम महाद्वीपीय बोलते हैं कि आंतरिक क्षेत्रों में, यानी कि हम जो कोस्टल एरियाज है समुद्र के पास वाले, उन एरिया से जब कॉन्टिनेंट अंदर की तरफ आते हैं तो वहां पर इस तरह की मृदाएं पाई जाएगी। इनके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी है हमारी अपार्श्विक या अप्रादेशिक। देखिए इसका वर्ड को समझिए। अप्रादेशिक का मतलब होता है, एक होता है प्रादेशिक, रीजनल,
एक होता है नॉन रीजनल अप्रादेशिक। तो नॉन रीजनल तो वो होती है कि किसी स्थान विशेष पर जो सॉइल पाई जाती है वो होती है रीजनल, जबकि किसी दूसरी स्थान से बहकर कटकर और हवा के द्वारा अगर उड़कर आती है तो और फिर उसका जमाव होता है, तो वो जो मृदा है वो सॉइल कहलाती है, वो अप्रादेशिक कहलाती है। ठीक है, अब हम इसका वन बाय वन अध्ययन करते हैं। पहली आपकी कटिबंधीय मृदाएं, यानी कि जो जोन वाइज हम जिसको बात करते हैं, ट्रॉपिकल जोन की हो गई, टेम्परेट जोन की हो गई, फ्रीज जोन की हो गई, तो कटिबंधीय मृदाएं। तो ये मृदाएं क्या एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में मिलती है और इस पे क्या है कि वनस्पति और जलवायु का प्रभाव पड़ता है, पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है, उसके द्वारा ये विकसित होती है। जैसे हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल जोन की यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, तो वहाँ पर वनस्पति काफी घनी होती है। उसका रीजन क्या है कि वहाँ का क्लाइमेट है, कि क्लाइमेट जैसे वहाँ पर उसको टेम्परेचर अच्छा मिल रहा है, उसको प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात यानी कि बारिश अच्छी मिल रही है, इस वजह से तो ये उसके अंदर उसको प्रभावित करते हैं कटिबंधीय मृदाओं को। अब ये जो कटिबंधीय मृदाएं हैं ट्रॉपिकल जो हम बोलते हैं जोन बोलते हैं इनको जोन सॉइल्स, तो वो तीन प्रकार की मिट्टियां होती है। पहली है पेडोल्फर, तीनों का हम एक एक चर्चा करते हैं। पेडोल्फर क्या है, तो पेडोल्फर देखिए, पेडोल्फर जो है जो देखिए ये सारे जितने वर्गीकरण किए गए हैं, क्लासिफिकेशन किए गए हैं मिट्टी के, ये सब फॉरेन राइटर्स ने किए हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिए हैं। नाम आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज वो है वो समझोगे तो आपको नाम भी याद रह जाएंगे। इसकी पेडोल्फर में क्या है कि एल्यूमिनियम एवं लोहांश यानी कि लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। और ये जो मिट्टी पाई जाती है पेडोल्फर, ये कहाँ है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में यानी कि हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड डिटेल्स की, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये पेडोल्फर मृदा पाई जाती है। जहाँ निक्षालन क्रिया, निक्षालन क्रिया का मतलब होता है कि जो खनिज तत्व होते हैं वो पानी के साथ क्रिया कर कर नीचे बैठते हैं, निक्षालन। अपक्षालन का मतलब ऊपर आते हैं, निक्षालन का मतलब नीचे बैठते हैं। जहाँ पर पानी के जमाव काफी दिनों तक रहते हैं वहाँ पर निक्षरण यानी कि वो नीचे बैठते हैं। ठीक है, तो निक्षरण क्रिया अधिक होती है, इसे हम लेटराइजेशन कहते हैं। जैसे लेटराइट मृदा की हमने बात की थी कि वो मृदा में क्या था कि पानी जब इकट्ठा होता था तो खनिज तत्व नीचे जाते थे, जबकि ऊपर लोहांश वाला जो मात्रा वो ऊपर आता था। ठीक है, तो उससे वो कठोर हो जाते हैं, तो वो लेटराइजेशन क्रिया कराते थे। अब इस पेडोल्फर जो मृदा है, इस मृदा को भी उसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीनों में माइनर डिफरेंस देखिए। सबसे पहले है पोडजोल मृदा, पेडोल्फर के अंदर आएगी। पेडोल्फर के अंदर जो है हम बात करते हैं, पेडोल्फर के अंदर पहली है पोडजोल मृदा, जो कहाँ कहाँ मिलती है, क्षेत्र ध्यान रखिए, क्षेत्रों की बात करते हैं हम, तो क्षेत्रों के अंदर पेडोल्फर के अंदर तीन मृदाओं की बात करते हैं। पहली है पोडजोल मृदा। ठीक है, तो पोडजोल मृदा कहाँ कहाँ मिलेगी उसकी बात करते हैं, तो ये मिलेगी हमें अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया तथा एशिया। ठीक है, आपको एरिया ध्यान रखना, अलास्का जो कनाडा के वहाँ पाया जाता है उसके पास में है, तो वो वाला क्षेत्र। फिर हम बात करते हैं कनाडा, कनाडा वाला क्षेत्र भी पूरा पूरा ऊपर वाला क्षेत्र है, उत्तरी नॉर्थ जो पोल है उसके पास वाला क्षेत्र। स्कैंडिनेविया में आपके नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन आता है, तथा एशिया का जो उत्तरी भाग है, साइबेरियन भाग, वहां पर ये पोडजोल मृदा पाई जाती है। अब इस मृदा की खास बात है कि जो पोडजोल मृदा है, इस सॉइल के अंदर जो इसके जो लेयर्स है इनमें सिलिका की प्रधानता होती है। सिलिका एक गुणकारी तत्व है मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर, तो वो इसकी प्रधानता पाई जाती है। और इस सिलिका की वजह से जो इस सॉइल का रंग है वो ब्राउन यानी कि भूरा होता है। ये दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी मृदा हम ये जो बात कर रहे हैं पेडोल्फर मृदा की अंदर बात करें, पहली तीन प्रकार की होती है, पहली पोडजोल थी, दूसरी पोडजोली। अब पोडजोलिक मिट्टी जो पोडजोल मृदा मिली हमें, सॉइल मिली, उसके नीचे वाले भागों में पाई जाएगी, दक्षिण वाले यानी कि अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया और इनके नीचे वाले भागों में।
अलास्का से या कनाडा से नीचे हम देखें तो उत्तरी अमेरिका आता है, ठीक है, स्कैंडिनेविया से हम यूरोप आता है, फिर उधर रूस में साइबेरिया के नीचे पूरा रूस का क्षेत्र आता है। तो ये वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा मिलेगी आपको? पॉडजोलिक मिट्टी मिलेगी। ये मिट्टी थोड़ी, जो हम पॉडजोल की बात करते थी उससे थोड़ी अधिक उपजाऊ होती है। पॉडजोलिक जो मिट्टी की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु मतलब देखिए, जहाँ पर वनस्पति की अधिकता होगी, तो वनस्पति की अधिकता होते ही वहां पर क्या होगा कि उसके अंदर जीवाणुओं की मात्रा बढ़ेगी और वो मृदा जो है, सॉइल है, वो उपजाऊ होती जाएगी। जीवांश में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अब तीसरी प्रकार की जो मृदा है उसकी बात करते हैं, लेटराइट मृदा। बात करिए हमने पॉडजोल की, ठीक है, जो ऊपर ऊपर पाई जाएगी, फिर उसके बाद पॉडजोलिक मिट्टी पाई जाएगी, फिर उसके बाद में तीसरी मिलेगी लेटराइट। ये सब किसके अंदर है? पेडोल्फर के अंदर, जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो एक क्षेत्र के क्षेत्रीय मृदाओं की बात कर रहे हैं, क्षेत्र विशेष के अंदर मिलती है, तो ये हमने एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करी है। तो तीसरी मृदा है हमारे लेटराइट मृदा। अब ये लेटराइट मृदा ज्यादातर उन उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां पर आपके उष्ण आर्द्र क्षेत्र हैं। उष्ण आर्द्र का मतलब कि गर्म है, हॉट प्रदेश है, हॉट रीजन है, और आर्द्र मतलब ह्यूमिड एरियाज है, ठीक है, आर्द्र जिसमें ह्यूमिडिटी अधिक है उन क्षेत्रों में। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पर उष्ण आर्द्र है वहां पर मानसून सक्रिय होता है और वहां पर बारिश भी अच्छी होती है, और पानी अच्छी मात्रा में होने की वजह से मैंने कहा था, जहाँ भी बारिश अच्छी होती है, पानी ज्यादा होता है, वहां पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाएगी? उन प्रदेशों में जहाँ पर उष्ण आर्द्र क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पर लेटराइजेशन क्रिया होती है। लेटराइजेशन का मतलब था कि कुछ जो तत्व ऊपर आते हैं, ऊपर आकर उस मिट्टी को कठोर कर देते हैं पानी के जमाव से। लोहा अंश वाले जो मात्रा है, आयरन वाले, तो वो मिट्टी को कठोर कर देते हैं सूखने पर, और उसका रंग जो है वो लाल ईंट की तरह हो जाता है। ठीक है, अब इस क्रिया में अपक्षालन, जिसे हम लोग देखिए अभी ऊपर बात की थी, एक होता है निक्षालन, एक होता है अपक्षालन। निक्षालन का मतलब तो होता है कि जो एलिमेंट से तत्व है वो नीचे बैठ जाते हैं, जबकि अपक्षालन का मतलब होता है ऊपर उठना। ठीक है, तो यहाँ पर लोहे के अंश ऊपर आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षालन। तो अब इसमें अपक्षालन में क्या होगा? मृदा की ऊपरी सतह जो है, सिलिका, जीवांश आदि तत्व अपवन द्वारा नीचे जाकर विनिक्षेपण क्रिया द्वारा जमा हो जाते हैं। देखिए अपक्षालन हुआ तो इसमें क्या हुआ कि मृदा की जो ऊपरी सतह है उसमें सिलिका और जीवांशीय तत्व तो क्या गए? नीचे चले गए। ठीक है, लेकिन आयरन जो था, लोहांश है, वो ऊपर आया, जिसकी वजह से वो लाल कलर का। तो जीवांश के नीचे जाने से क्या होता है कि वो मृदा धीरे धीरे अनउपजाऊ हो जाती है। तो ये जीवांश और सिलिका तो क्या है? नीचे चले जाते हैं, तथा ऊपरी सतह पर जो है केवल लोहा एवं एल्यूमिनियम बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो सतह कठोर हो जाती है, और इस क्रिया से क्या मृदा अनउपजाऊ हो जाती है। ठीक है, अब हमने ये बात करी पेडोल्फर जो थी मृदा, उसकी कटिबंधीय उपजाऊ के अंदर हमने बात करी थी कि तीन मृदाएं मिलती है। तीन में से पहली बात करी थी पेडोल्फर। पेडोल्फर के अंदर तीन मृदाएं थी, पोडजोल, पोडजोलिक और लेटराइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी मृदा की। पहली पेडोल्फर थी, दूसरी है हमारी पेडोफल। देखिए पेडोफल जो मृदा है इसके अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा दी होती है। ये देखिए नाम जो दिए गए हैं इनके, ये फॉरेन जो है जोग्राफर से उन्होंने दिए, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिए। नाम के साथ आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है इनकी, कि इनकी विशेषताएं क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज। तो जो पेडोफल मृदा है उसमें क्या होता है, कैल्शियम की जो है मात्रा, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। और ये जो मृदा है ये मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में। कहने का मतलब कि उन क्षेत्रों में मिलेगी जहां पर आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार होगा, इनकी मरुस्थल होगा या वहां पर कुछ मैदानी भाग होगा उन क्षेत्रों में। तो ये मृदाएं क्या है? मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में, जैसे हम थार का मरुस्थल बात करें, सहारा मरुस्थल बात करें, गोबी का मरुस्थल बात करें, तो वहां पर ये मृदाएं मिलेगी पेडोगर वाली। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि वर्षा तो कम होती है, वाष्पीकरण की जो है वो मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से वहां की जो भूमि है वो शुष्क हो जाती है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा नहीं रहती है। अब इस वर्ग में देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। छोटे घास वाले मैदान आते हैं, जो चरनोजन घास कहते हैं हम यूरोप के अंदर। और जो शुष्क प्रदेशों में जैसे मरुस्थलीय और जैसे स्टेप प्रदेश है यूरोप के अंदर, ये वाले जो प्रदेश है इसके अंदर आते हैं।
ठीक है, मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश, स्टेप प्रदेश और हम छोटे घास वाले प्रदेश वो इसके अंदर आते हैं पेडोगल के अंदर। ठीक है, उसका तीसरी मृदा की जो हमने रीजन वाइज बात कर रहे थे हम, वो है टुंड्रा मृदा। टुंड्रा मृदा की बात करें तो ये जो है फ्रीज्ड जोन होते हैं, जो शीत प्रदेश है वहां पर मिलती है, और ये विकसित नहीं होती है, इसलिए ये क्या होती है, ये मिट्टी अनउपजाऊ होती है, यानी कि उपजाऊ नहीं होती है, फर्टिलाइज कम होती है ये मृदा। उसके बाद हम बात करते हैं अंतः कटिबंधीय। हमने बात की थी, सबसे जो पहली बात की थी, पहली वाली थी हमारी क्षेत्रीय, यानी कि रीजनल जो हम सॉइल की बात करते हैं वो। उसके बाद दूसरी आती है हमारे अंतर क्षेत्रीय, यानी कि इंटर इंटर रीजनल अंतर कटिबंधीय मृदाएं। तो जिन पर ये वो मृदाएं हैं जिन पर जलवायु तथा वनस्पति की तुलना में अन्य तत्वों का अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमने जो ऊपर बात की थी, तो उसके अंदर तो ये था कि जलवायु यानी क्लाइमेट का और वेजिटेशन का प्रभाव था जो क्षेत्रीय मृदाएं थी, क्योंकि जहां पर जिस क्षेत्र में होगी वहां पर कैसा क्लाइमेट है उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो अंतर कटिबंधीय की, तो उसके अंदर अंतर कटिबंधीय के अंदर क्लाइमेट का इतना फर्क नहीं पड़ता है, इसके अलावा अन्य जो है पदार्थों का फर्क पड़ता है। यानी कि उस मृदा में जो मूल जमाव पदार्थ कौन से हैं, यानी कि बेसिक जो है लेयर्स कौन सी है, उन लेयर्स का प्रभाव पड़ता है। ये मृदाएं जो है कटिबंधीय क्षेत्रों में बिखरी हुई मिलती है, जिस कारण इन्हें अंतर कटिबंधीय कहते हैं, यानी कि ये एक जगह नहीं मिलती है, ये आपको कहाँ मिलती है, अलग अलग रीजन में बिखरी हुई मिलती है। जो क्षेत्रीय हमने सॉइल की बात करी थी, यानी कि रीजनल सॉइल की बात करी थी, वो सॉइल हमें एक जगह इकट्ठी मिलती है, ग्रुप के रूप में मिलती है। ठीक है, लेकिन हम अंतर कटिबंधीय की बात करते हैं, वो हमें बिखरे हुए रूप में, कि मान लीजिए एक पूरा 100 किलोमीटर का एरिया था, उस 100 किलोमीटर के एरिया में 3 किलोमीटर के एरिया में मृदा मिली, फिर नहीं मिली, फिर आगे जाके फिर आगे 3 किलोमीटर के एरिया में, इससे बिखरे हुए रूप, तो ये अंतर कटिबंधीय कहते हैं। इस वर्ग में जो है उपजाऊ और अनुपजाऊ दोनों प्रकार की मृदाएं मिलती है। देखिए, हमने जो उसके अंदर बात की थी जो रीजनल के अंदर, तो उसमें तो वो उपजाऊ मृदा, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जैसी थी कि कि पूरा क्षेत्र ही या तो उपजाऊ मिलेगा या अनुपजाऊ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात करें हम, तो उपजाऊ और अनुपजाऊ दोनों प्रकार की मृदाएं मिलती है। अब इसमें एक चीज और थी, मैंने कही थी कि जलाप्रांत। जलाप्रांत का मतलब होता है कि कहीं पर पानी अगर इकट्ठा होता है तो उसे कहा जाता है जलाप्रांत। अगर पानी इकट्ठा होता है तो वो मृदा को नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय तक पानी इकट्ठा होने से मृदा पर काई जम जाती है, वो अनुपजाऊ हो जाती है, या फिर उसके अंदर अपक्षालन निक्षालन की क्रिया होती है, जिसकी वजह से खनिज तत्व ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से भी वो अनुपजाऊ होती है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से पानी एक जगह इकट्ठा होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है कि जो उसके अंदर लवण है, यानी कि मिनरल्स खनिज है तथा चूना है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो अनुपजाऊ की स्थिति में आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा जिन क्षेत्रों में पानी जमा होता है, वो पानी धीरे धीरे सूखता है, तो एक सफेद परत जम जाती है ऊपर वाले भाग में, तो वो वाली समस्या आ जाती है, उससे वो उसकी जो है उर्वरता, जो फर्टिलाइजेशन कम हो जाता है। अब इसमें रेंडजीना एवं रेगुन इस वर्ग की उर्वर मृदाएं हैं। मृदाएं उर्वर है, लेकिन पानी उसके अंदर लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए। अगर लंबे समय तक पानी रुकेगा तो वो उस मृदा को नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद हम जो तीसरी बात करेंगे वो थी हमारी अपार्श्विक मृदा, या फिर जो हमने अप्रादेशिक जिसकी बात की थी। एक होता है प्रादेशिक, एक होता है अप्रादेशिक, रीजनल और नॉन रीजनल। तो नॉन रीजनल का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर मृदा बहकर कटकर उड़कर जा रही है तो उसे हम कहते हैं अपार्श्विक मृदा या अप्रादेशिक मृदा, नॉन रीजनल। ठीक है, तो ये सबसे नवीन मृदा है। नवीन का मतलब इसका देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि मृदा एक ही जगह पर निक्षेप से बनी, लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, मान लीजिए किसी क्षेत्र में नदी बहती है, नदी अपने साथ में बहाकर ले जाती है छोटे छोटे कणों को, मिट्टी के और बहुत सारे छोटे कण हैं जैसे चट्टानों के वगैरह, तो उनको ले जाकर कहीं दूसरी जगह जमा कर देती है। तो इसलिए जब जमाव होते हैं तो उनको कहा जाता है नदी। जैसे हमने भारत के अंदर दो प्रकार की है कि बांगर और खादर।
कि बांगर तो है पुरानी मिट्टी का प्रदेश कहलाता है, जबकि खादर की बात करें तो वो नई नवीन मिट्टी का प्रदेश कहलाता है। उसी प्रकार जो जमाव है नए, वो कहलाते हैं नवीन मृदाएं। अब इसका जो निर्माण होता है, जैसे हमने अभी बात करी कि इसका निर्माण होता है, वो नदी, हिमानी यानी कि बर्फ, वायु तथा सागरीय तरंग आदि प्राकृतिक कारकों के निक्षेपण क्रिया द्वारा। यानी कि ये जो कारक है, जैसे नदी हुई, बर्फ हुई, वायु तथा सागरीय तरंग, ये कारक प्राकृतिक जो कारक की एक जगह से दूसरे स्थान पर छोटे छोटे कणों को, मिट्टी को, जो जीवों के अवशेष है उनको बहा कर ले जाते हैं और दूसरी जगह जाकर इकट्ठा कर देते हैं। तो इकट्ठा करने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है, यानी कि निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। ये मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। जो है हम प्रादेशिक अप्रादेशिक की बात करते हैं ना, ये मृदाएं सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें जो ऊपर के खनिज तत्व है या इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स है वो बहकर पानी के साथ दूसरी जगह जाकर जम जाते हैं। तो जमने के कारण क्या है कि उसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा होती है और उसमें जो है पैदावार जो हम उपज वो अधिक मात्रा में होती है। तो ये क्या होती है, मृदाएं उपजाऊ होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो है मृदाएं आती है, देखिए जलोढ़ मृदा आती है। जलोढ़ मृदा मतलब जो पानी बहा कर लाता है उसे जलोढ़ मृदा कहता है, या रेगोसोल रेतीली मृदा कहते हैं। हिमानी मृदा यानी कि बर्फ जो बहा कर लाती है उस वो मृदा इसके अंतर्गत आती है। लॉयस मृदा, देखिए जो पवन यानी कि हवा है वो अपने साथ छोटे छोटे कणों को उड़ाकर दूसरी जगह इकट्ठा कर देती है, तो उसे लॉयस का मैदान कहा जाता है या उसे लॉयस मृदा कहा जाता है। नाम ध्यान रखिएगा। गोबी का मरुस्थल है, वहां पर इसी तरह की क्रिया होती है कि हवा के द्वारा वो छोटे छोटे कण उड़कर निचले इलाकों में आते हैं, जिसे लोएस का मैदान कहा जाता है। और उस लोएस मृदा के फलस्वरूप ही एक चेंजेज होता है। जो आपने हांगहो नदी का नाम सुना होगा, जो वो हांगहो नदी क्या करती है कि हांगहो नदी का रंग जो है पीले कलर का हो जाता है। ठीक है। और हम बात करें तो सागरीय मृदा तथा पर्वतीय मृदा इसी वर्ग की मृदाएं हैं सारी। ठीक है। अब ये तो था, ये तो हमने बेसिक बात की थी कि जो मृदाओं का जो वर्गीकरण किया था अमेरिका ने, तो उस मृदा के अंदर ये तीन बेसिक मृदाएं दी थी कि एक तो जो है जोन के हिसाब से क्षेत्रीय जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है। दूसरा हमने इसके अंदर बात की थी कि एक तो रीजनल था, दूसरा था हमारा नॉन रीजनल था। ठीक है। नॉन रीजनल के अंदर ये था कि एक जगह से दूसरी जाती है। और तीसरा था इंटर कॉन्टिनेंट यानी कॉन्टिनेंट के अंदर ही जो मृदा बनती है वो। इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ये आधार दिया। देखिए जब मिट्टी का जब वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, तो ये एक बेसिक आधार दिया गया उसको कि हम किस तरीके से मिट्टी का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब उस मिट्टी का बेसिक आधार देने के बाद में अब उन्होंने मिट्टी का जो है क्लासिफिकेशन किया। ये तो बेसिक चीज थी जो हमें बताई गई कि मिट्टी ऐसे ऐसे मिलती है, किसी एक क्षेत्र विशेष में मिलेगी, उसके ऊपर वेजिटेशन का फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर क्लाइमेट का फर्क पड़ेगा, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाएगी। इस तरीके से ये तो उन्होंने फैक्टर्स बताए कि साहब ये फैक्टर्स काम करते हैं इसके विभाजन में, क्लासिफिकेशन में, जो हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें। लेकिन अब इन्होंने जो इस मृदा का जो विभाजन क्लासिफिकेशन किया है उसकी बात करते हैं कि वृहद मृदा वर्गीकरण तंत्र। देखिए वो था 1938 में जब इसके बारे में बातचीत हुई। 1938 के अंतर्गत एक बेसिक जानकारी दी गई, बात की गई। उसके बाद 1975 में ये क्लासिफिकेशन दिया गया। और जब ये क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने की, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी जो मृदा का जो क्लासिफिकेशन है वो यूएस से ही करेगा। तो 1975 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मृदा सर्वेक्षण विभाग है, जो मृदा सर्वेक्षण विभाग था उसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। तो उसे संक्षेप में जो है उसका नाम ध्यान रखिएगा, CSCS यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया। उसको कहते हैं, ये नाम उसका CSCS। ठीक है। तो CSCS में क्या है कि केवल 10 जो है सॉइल जो है वर्ग बांटे। जो हमको सॉइल को डिवीजन किया, वो डिवीजन केवल 10 प्रकार का ही था, 10 मृदा वर्ग ही प्रस्तुत किए थे। लेकिन जब 1990 में फिर यानी 15 साल बाद फिर से वापस से इसके ऊपर रिसर्च किया गया मृदा के ऊपर, तो रिसर्च करने के बाद में कि एक 11वां जो है मृदा वर्ग वो है एंडीसोल वो भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है। तो इस प्रकार जो CSCS योजना के अंतर्गत विश्व की सभी मृदाओं
का उच्चतम वर्ग 11 श्रेणी में विभाजित किया कि ये 11 प्रकार की मृदाएं थी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मिलती है। ऐसा इन्होंने कहा कि ये जो हम 11 डिवीजन कर रहे हैं, 11 डिवीजन के अंतर्गत पूरे वर्ल्ड की जो क्या है वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अब इन 11 जो डिवीजन किए गए, इन 11 डिवीजनों में देखिए उन्होंने कि बेस बेस क्या लिया, आधार क्या लिए कि हम डिवीजन तो कर रहे हैं जो सॉइल के, लेकिन वो डिवीजन करने के पीछे उन्होंने जो बेस लिया वो बेस क्या क्या थे, मृदा का संगठन। संगठन का मतलब होता है कि उसकी जो लेयर्स हुई या उसके अंदर रासायनिक जो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट क्या है उसके, उसकी बात करता है कि मृदा का संगठन कैसा है, कि वो कठोर है, लचीली है, या फिर वो बिल्कुल बारीक है, मोटे कण है। ये उसके संगठन की यानी कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सॉइल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, कि उसके अंदर क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, वो सारी चीजें। तो ये उसका बेस लिया गया। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं लाक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कि उसके जो सॉइल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से लक्षण है। लक्षण से मतलब कि प्रॉपर्टीज, कि क्या उसमें उपजाऊपन है, यानी कि वो फर्टिलाइज है या फिर वो फर्टिलाइज नहीं है। फर्टिलाइज है तो उसे क्या गुण है, और फर्टिलाइज नहीं है तो क्या उसके अंदर बैरियर्स है, यानी कि क्या उसकी बाधाएं हैं। ठीक है, ये चीज की हम जब बेसिक 11 श्रेणी विभाजित करते हैं तो उसकी भी हम बात करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कि मृदा परिक्षेत्रिका के संस्करणों का समान अंशों में विकास। देखिए, कोई भी जो सिद्धांत है या कोई भी डेफिनेशन दी जाती है तो ये सोच कर किया जाता है कि हम उसमें कुछ मान्यताएं, ठीक है, कुछ मान्यताएं माननी पड़ती हैं हमें। ठीक है, तो उन मान्यताओं के अंदर जैसे हम मृदा परिक्षेत्र प्रोफाइल की बात करते हैं कि इन्होंने ये माना कि प्रोफाइल सभी जगह सेम होगी। देखिए, प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है लेकिन प्रोफाइल तो सेम ही होगी। सेम कैसे होगी, कि लेयर्स जहां पर ओ लेयर मिल रही है वो सभी मृदाओं में मिलेगी। ठीक है, ए बी सी लेयर्स मिल रही है वो सभी मृदाओं में मिलेगी। यानी कि ये जो सॉइल प्रोफाइल है ये सभी मृदाओं में एज इट इज मिलेगी, ऐसा उन वैज्ञानिकों ने कहा। कि उसके जो हम बात करते हैं उसके संगठन में डिफरेंस हो सकता है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सॉइल का उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल ऐसा कैसे मिलेगा, उसके अंदर वही लेयर्स मिलेगी जो सब में मिलती है। ठीक है, उसके बाद अपक्षय और निक्षलन की बात करते हैं। जैसे हम अपक्षालन निक्षलन किया था कि ऊपर आना और नीचे जाना। देखिए, तत्व जो एलिमेंट्स है मृदा में वो पानी के प्रभाव से या तो ऊपर आते हैं या नीचे आते हैं। एक हमने बात की थी केशिका प्रभाव। केशिका प्रभाव का मतलब होता है जैसे जैसे हम ट्री की बात करें या किसी ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन की वेन्स में जैसे ब्लड चलता है, ठीक है, उसी प्रकार से हम नेचर की बात करें तो नेचर के अंदर केशिकाएं हैं कि ऐसे वेन्स के जरिए जो पानी है वो ऊपर नीचे होता है, यानी कि एक कण से दूसरे कण में, दूसरे से तीसरे कण में, इस तरीके से पानी मूव करता है। आपने कभी देखा होगा कि जब मिट्टी को पानी डाला जाता है तो पूरी मिट्टी धीरे धीरे गीली हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि पानी की प्रकृति है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, एक कण से दूसरे कण में, दूसरे तीसरे कण में इस तरीके से फैलता है और पूरी वहां आसपास की जो मिट्टी है उसको कवर अप कर लेता है। ठीक है, तो वो क्रिया जो है अर्थ के अंदर चलती है कि पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है वहां पर कुछ एलिमेंट्स ऊपर आते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपके नीचे जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे जाने की जो क्रियाएं हैं ये निक्षालन या अपक्षालन कहलाती है। ठीक है, हमने डेनुडेशन जो अपरदन पढ़ा था उसमें इरोजन वगैरह अपरदन पढ़ा था, उसमें ये चीज पढ़ी थी कि ऊपर आना, अपवहन, नीचे जाना, ये इस तरीके से शब्द हमने पढ़े थे। वही शब्द यहाँ पर है निक्षालन और अपक्षालन। ठीक है, तो ये हम जो 11 मिट्टियों की बात करते हैं, 11 मिट्टियां जो वर्गीकरण किया फॉरेन राइटर्स ने, उन राइटर्स के आधार पर हमने उन्होंने बेसिक जो है मान्यताएं मानी। कोई भी सिद्धांत देते हैं तो वो बेसिक ये जैसे हम जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसकी बात करते हैं, पूर्ति वाला जो हम आलेख बनाते हैं, जैसे मांग और पूर्ति का जो वक्र बनाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, हम मांग पूर्ति का जो वक्र बनाते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं कि मांग कितनी थी और पूर्ति कितनी थी। तो मांग पूर्ति का जो हमने जो कर्व बनाया या जो ग्राफ बनाया, वो ग्राफ बनाया हमने कुछ मान्यताओं के आधार पर कि साहब हमें कितने लोगों को माना,
उनकी डिमांड क्या थी, उनकी सप्लाई क्या थी, और उसमें उनकी आय को स्थिर माना। तो कुछ चीज़ों को मानने के बाद में ही ये डिवीज़न किया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमने ये जो 11 श्रेणी में डिवीज़न किया है इन सॉइल्स का, तो उस डिवीज़न को करने के लिए हमने ये आधार माने, ये बेसिक आधार है कि आप इसके आधार पर आप उनको डिवाइड कर सकते हो। जैसे मृदा का संगठन हुआ, ठीक है, उनके लक्षण हुए, यानी कि उनकी जो लेयर्स है उसमें क्या चीज़ एब्सेंट है, क्या प्रेजेंट है। उसके बाद हमने जो जो सॉइल प्रोफाइल की बात करी, मृदा परिस्थितिका की, और एक था जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उनका ऊपर नीचे होना, यानी कि अपक्षालन विक्षालन। ठीक है, ये हमने बेसिक चीज़ें मानी। अब उसके बाद आता है आपकी ये 11 जो है डिवीजन है सॉइल्स के। ये डिविजन्स हम जो है कल क्लास में करेंगे, एक एक जो है हम एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।